हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ स्टॉक्स डिस्कस करूंगा जो कि मैंने खुद रिसेंटली बाय किए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लर्निंग को एक नेक्स्ट स्टेप तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा जो आपको जनरली कोर्सेज में नहीं समझने को मिलती है। बट वो छोटे छोटे पॉइंट्स जो आप इस वीडियो में समझेंगे, जो आपके स्टॉक सिलेक्शन में और स्टॉक के बाइंग के टाइमिंग में हेल्प करेंगे, ताकि आप अपने प्रॉफिट्स को और मैक्सिमाइज कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ओवरऑल मार्केट सिनेरियो समझना होता है। जब भी हम कभी मार्केट में अगर कोई स्टॉक बाय करने की सोचते हैं, या अब आप अगर एंट्री लेने की सोच रहे हैं मार्केट में, तो ओवरऑल पहले आपको पूरा मार्केट का सिनेरियो समझना पड़ेगा कि अभी करंटली मार्केट किस स्टेज में है और किस स्टेज की तरफ जा रहा है। क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट का फ्लो है, जो पूरे मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड है, अगर आप उस ट्रेंड के साथ राइड करेंगे तो आपके प्रॉफिट जनरेट करने के चांसेस जो हैं वो भी बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेंड के अपोजिट रहने की कोशिश करते हैं तो आपके चांसेस भी घट जाते हैं। तो आपकी कोशिश हमेशा ये रहती है कि आप ट्रेंड के साथ चलें। इसलिए हमें ओवरऑल मार्केट को एनालाइज करना पहले ज़रूरी हो जाता है। तो हम निफ्टी फिफ्टी के चार्ट से पहले कोशिश करेंगे समझने की ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो इस वक्त क्या है। तो ये मैंने आपके सामने निफ्टी फिफ्टी का चार्ट खोल रखा है। तो इस चार्ट से आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, मैंने लाइंस ऑलरेडी आपके लिए ड्रॉ कर रखी है। जैसा कि आप अभी देख पाएंगे, निफ्टी ने अपना जो टॉप अपना बनाया था, ये अक्टूबर 2021 में बनाया था। और उसके बाद इसी टॉप पे जो है निफ्टी दोबारा से आया है दिसंबर 2022 में। और वापस अब निफ्टी उसी टॉप पे है, यानी कि जुलाई 2023 पे। तो करीब 2 साल होने को हैं और निफ्टी ने अपना ये जो टॉप है ये अभी तक ब्रेक नहीं किया है, जो इसके लिए फिलहाल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये दो लाइनें जो मैंने ऊपर ड्रॉ करी है, ये रेजिस्टेंस दिखाती है कि यहाँ से निफ्टी अभी तक बाहर नहीं निकल पाया। अगर आप वॉल्यूम भी नीचे देखने की कोशिश करेंगे तो वॉल्यूम भी ऐसे कुछ खास नहीं है फिलहाल, क्योंकि इससे ज़्यादा वॉल्यूम जो है कोविड के टाइम पे और उसके बाद रहे। यानी कि इससे ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स को खरीदा और बेचा गया था कोविड के टाइम पे और उसके बाद। बट अभी वॉल्यूम्स भी ऐसे ज़्यादा नहीं है कि निफ्टी यहाँ से एकदम अपना मोमेंटम दिखा के इस अपने रेजिस्टेंस को तोड़ के और तेज़ी से आगे भाग जाए। लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट मार्केट में पॉजिटिव है और निफ्टी की डायरेक्शन भी पॉजिटिव है। वो आप कैसे समझ रहे हैं? ये शॉर्ट टर्म में मार्च से जो अभी तक निफ्टी की जो रैली आई है कंटिन्यूअस, तो इस छोटी सी रैली को देखते हुए लग रहा है कि ओवरऑल निफ्टी अभी पॉजिटिव डायरेक्शन में है और नए हाई बनाने की तरफ है। बट मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं ओवरऑल इसको देखूं यहाँ से, आप तो लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा। बट अगर आप देखेंगे तो इस रेजिस्टेंस को अभी भी निफ्टी के लिए ब्रेक करना ईजी नहीं रह रहा है। और अभी भी आप देखेंगे तो इस रेजिस्टेंस के टॉप पे टच करके निफ्टी ने वापस नीचे की तरफ बाउंस दिया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सब अपने हिसाब से निफ्टी को प्रेडिक्ट करते हैं, और जो बेटर प्रेडिक्ट कर पाएगा वो बेटर मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो समझ पाएगा और वो बेटर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर पाएगा। जब आपके पास ऐसा कोई सिनेरियो आए कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है, अपने रेजिस्टेंस पॉइंट पे है, जैसे कि मैंने अपने अपनी टेक्निकल एनालिसिस वाली वीडियो में आपको बताया था कि रेजिस्टेंस से स्टॉक कोशिश करता है वापस नीचे आने की, वैसे ही निफ्टी है। अगर निफ्टी पर रेजिस्टेंस पे आ गई है तो निफ्टी भी अब कोशिश करेगी यहाँ से नीचे आने के लिए। तो यहाँ से मेरे देखने में जो मुझे लग रहा है कि निफ्टी एक और झटका नीचे की तरफ दे सकता है, और यहाँ से नीचे की तरफ वापस निफ्टी आके और फिर शायद इस वाली सपोर्ट लाइन को यूज करके अगली बारी में शायद निफ्टी इसको ब्रेक कर दे। या फिर ऐसा निफ्टी एक दो बार और भी कर सकता है कि इस रेजिस्टेंस पॉइंट को टच करके वापस नीचे आ जाए। तो फिलहाल के लिए जो सिनेरियो मार्केट में है वो बाइंग को तो मुझे नहीं लगता है कि प्रमोट करता है। क्यों? क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी अपने रेजिस्टेंस पे है। ऑलरेडी निफ्टी के गिरने के चांसेस यहाँ से ज़्यादा हैं, बट स्टिल लोग अभी बाइंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो शॉर्ट टर्म में निफ्टी ने जो तेज़ी दी है, इससे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी तरीके की तेज़ी निफ्टी आगे भी कंटिन्यू रखेगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल चार्ट को देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि निफ्टी अभी अपने रेजिस्टेंस पॉइंट पे है। तो जैसे कि मैंने आपको बता ही रखा है कि रेजिस्टेंस पॉइंट पे जब कोई स्टॉक या आपका निफ्टी भी आने को होता है, तो वहाँ से वो कोशिश करता है वापस बाउंस करने की, और उसको ब्रेक करना, उस रेजिस्टेंस पॉइंट को ब्रेक करना निफ्टी के लिए डिफिकल्ट होता है। लेकिन स्टिल ऐसे टाइम पे मैं क्यों बाइंग कर रहा हूँ और क्यों मैं आपके साथ कुछ शेयर्स डिस्कस कर रहा हूँ जो कि मैंने खुद रिसेंटली बाय किए हैं। आप श्योर तो नहीं हो सकते कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आप सिर्फ एक प्रिडिक्शन अपनी लगा सकते हैं, और मेरे प्रिडिक्शन के हिसाब से निफ्टी अभी एक दो झटके यहाँ और देगा, इस जिससे पहले कि वो अपने इस रेजिस्टेंस पॉइंट को ब्रेक करे और एक नई रेंज में एंटर करे। बट देखिए, ऐसे टाइम पे आपके लिए जनरली क्या सही रहता है कि अगर आपने ऑलरेडी स्टॉक्स में एंट्री ले रखी है तो यहाँ पे आप उन्हें प्रॉफिट बुकिंग बुकिंग करनी चाहिए आपको, ताकि इस रेजिस्टेंस पॉइंट से अगर वापस निफ्टी गिरता है और आपके स्टॉक्स वापस सस्ते होते हैं तो आपको उन्हें फिर से उन्हें बाय कर सकें। बट मैंने भी यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुकिंग करी थी, और मैं अपने फंड्स जनरली खाली नहीं छोड़ता हूँ। इसलिए वो प्रॉफिट बुकिंग के बाद मैंने कुछ नई एंट्रीज ली थी लास्ट एक मंथ में, और मैं कोशिश कर रहा हूँ वही एंट्रीज आपके साथ डिस्कस करने की। ओवरऑल आपको मैंने निफ्टी का सिनेरियो बता दिया। निफ्टी अपने रेजिस्टेंस पॉइंट पे है, चांसेस है कि यहाँ से थोड़ा और गिरेगा निफ्टी, और फिर जाके नेक्स्ट टाइम या उसके नेक्स्ट टाइम में अपने रेजिस्टेंस पॉइंट को ब्रेक करेगा।
देखिए रेजिस्टेंस के बारे में आपको एक बात और जानना इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस पॉइंट या फिर सपोर्ट पॉइंट जितनी ज़्यादा बार उनको टच किया जाता है, यानी कि जितनी ज़्यादा बार वहाँ से कोई भी स्टॉक या ओवरऑल निफ्टी बाउंस करता है, तो उतना ही वीक वो रेजिस्टेंस या वो सपोर्ट उस पर्टिकुलर स्टॉक या निफ्टी के लिए हो जाता है। यानी कि देखिए एक बार निफ्टी ने यहाँ पे टच किया है, दूसरी बार यहाँ पे और तीसरी बार यहाँ पे, तो 3 बार निफ्टी ऑलरेडी इस रेजिस्टेंस पॉइंट को टच कर चुका है। अब निफ्टी अगर चौथी और पांचवी बार भी टच कर जाता है तो ये और वीक हो जाता है ये रेजिस्टेंस पॉइंट्स, और चांसेस बढ़ जाते हैं कि नेक्स्ट टाइम में रेजिस्टेंस पॉइंट ब्रेक हो जाएगा और निफ्टी एक नई रेंज में एंटर कर जाएगा। तो कुछ लोग होप कर रहे हैं कि वो ये टाइम हो कि इसी टाइम में निफ्टी रेजिस्टेंस पॉइंट ब्रेक कर दे। मुझे लगता है कि वो शायद नेक्स्ट टाइम में करेगा या फिर उसके नेक्स्ट टाइम में, बट इस टाइम में नहीं करेगा। तो उसी के चलते जो है हमने डायरेक्शन समझ ली है, ओवरऑल डायरेक्शन मार्केट की पॉजिटिव है। मार्केट जो है, जो आप मार्केट ने पहले लो बनाया था मार्केट वहां तक नहीं पहुंच पाया, ये जो आपका पॉइंट है। मार्केट ने उससे ऊपर ही एक लो बनाया और वापस से मार्केट ने रैली पकड़ ली है अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की। इस बार ना सही तो निफ्टी नेक्स्ट टाइम तो अपने नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट टाइम निफ्टी ने अपने रेजिस्टेंस पॉइंट को ब्रेक करना ही है। तो अब आपके साथ में डिस्कस करता हूँ मैंने शेयर्स कौन कौन से बाय किए हैं और किस किस पॉइंट पे और किस किस टेक्निकल स्ट्रेटेजी की मदद से मैंने अभी पिक किए हैं। तो देखिए एच डी एफ सी बैंक मैंने आपको लास्ट टाइम अपने टेक्निकल एनालिसिस वाली वीडियो में ही बताया था कि एच डी एफ सी बैंक में मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी लग रही है और मैंने फिर उसी के बाद नेक्स्ट डे वहाँ पे बाइंग कर ली थी। तो करीब इस एरिया में मैंने एच डी एफ सी बैंक को बाई किया था। मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया भी था कि यहाँ से इसके पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है अराउंड 10% की, और जो कि 2 महीने से ज़्यादा इसको नहीं लेना चाहिए। बट अगर निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक करता है, जो कि मैंने बताया वापस नीचे को बाउंस करता है और फिर दोबारा से नई रैली के लिए तैयार होता है, तो हो सकता है ये थोड़ा ज़्यादा टाइम दे ले। बट चांसेस है कि फिलहाल भी चांसेस है कि ये 60 दिन के अंदर आपको 10% का गेन दे सकता है। तो मैंने इस स्टॉक का स्पेसिफिकली इस स्टॉक में मैं क्यों एंट्री ली है, ये मैंने आपको पुरानी अपनी वीडियो में अच्छे से समझाया है। तो ये अब मेरा एंट्री पॉइंट है, जो ब्लू कलर का आप मार्कर यहाँ देख रहे हो, ये मेरा एंट्री पॉइंट है। और मैं एग्जिट पॉइंट जो होगा वो करीब यहाँ पे कहीं रहेगा। अगर इस जो ये लाइन यहाँ पे इसको ये एच डी एफ सी बैंक टच कर लेता है। और देखिए कोई भी स्टॉक में ऐसा नहीं है मैं सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस की वजह से मैंने एंट्री ले ली है। ये सारे स्टॉक जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इनमें मैंने ऑलरेडी इनके फंडामेंटल को अच्छे से स्टडी किया है और मैंने देखा है कि क्या मैं लॉन्ग रन के लिए इन्हें होल्ड कर सकता हूँ। क्या ये अगर स्टॉक यहाँ से और नीचे गिर जाता है तो मैं क्या फिर भी इसमें कॉन्फिडेंट रहूँगा, क्या मैं इसमें और एंट्री लेने के लिए रेडी हूँ। तो जब मुझे लगा कि इनके फंडामेंटल्स इतने अच्छे हैं इन सारे स्टॉक्स के कि मुझे ये बाय कर लेने चाहिए, उसके बाद ही मैंने एंट्री इसमें ली है। इस वीडियो में आपके साथ फंडामेंटल्स नहीं डिस्कस करूंगा, मैं सिर्फ इन स्टॉक्स के टेक्निकल आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो मैंने इसमें बस एक रेंज ड्रॉ करी थी और देखा था कि लास्ट टाइम इस रेंज के अराउंड स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है। और स्टॉक के जो सेल्स हैं वो ऑल टाइम हाई पे हैं इस वक्त, बट स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से, ये इसका स्टॉक का ऑल टाइम हाई है और इससे अभी फिलहाल नीचे ही है। और निफ्टी भी जैसे कि अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। तो ऐसे में क्या होता है, जो अच्छे अच्छे स्टॉक हैं वो भी कोशिश करते हैं अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंचने की। तो वैसा ही एच डी एफ सी बैंक है जिसकी मैंने एंट्री यहाँ पे ले ली है। देखिए दूसरा स्टॉक भी वो है सिम्फनी, जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था और क्यों मैंने इस स्टॉक में यहाँ पे एंट्री ली थी। देखिए मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। देखिए एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट था ना सिम्फनी का, काफ़ी पहले से, ये अराउंड 2018 से यहाँ पे निफ्टी का इसका सिम्फनी का सपोर्ट है। दैट्स वाई मैंने इस सपोर्ट के अराउंड इसको सिम्फनी को बाय करने की कोशिश करी है और यहाँ से उम्मीद है कि ये वापस अपने रेजिस्टेंस को यहाँ कहीं टच करेगा और तब मैं इसको वापस से सेल करूँगा। यानी इसका सेलिंग पॉइंट भी अगर मैं पुराने टाइम के हिसाब से देखूँ तो अराउंड यहाँ पे कहीं होगा, जो कि मेरे लिए पोटेंशियल गेन बन जाता है इस मेरे बाय एंट्री वाले पॉइंट से अराउंड 40% का। तो अगर ये 40% का गेन 300 दिन के अंदर आ जाता है तो अच्छी बात है, मतलब करीब 1 साल से पहले ही 40% का गेन। तो यहाँ पे मैंने इसमें एंट्री ले रखी है फिलहाल, जो मेरा ब्लू मार्कर है सिम्फनी में। और दूसरा स्टॉक है आपका विप्रो। देखिए विप्रो और इन्फोसिस हो गया या ये आईटी के जो स्टॉक्स हो गए, ये इस वक्त अपने बहुत ज़्यादा अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड 40-50% गिर रखे हैं। तो ये स्टॉक्स ख़राब नहीं है, बस ये है कि इनकी जो रैली पुरानी रैली इतनी बेटर आ गई थी कि लोगों ने एक्सपेक्ट इतना ज़्यादा कर लिया था, जितना ज़्यादा कि आईटी बूम करेगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा अब उनकी एक्सपेक्टेशन टूट रही है तो वापस ये स्टॉक जो है गिर गया है। बट अब अपने इस स्वीट स्पॉट पे स्टॉक है और जहाँ से आप देखो स्टॉक ने गिरने के बाद यहाँ पे एक रेंज डेवलप कर ली है, एक रेंज जिसके अंदर ये स्टॉक मूव कर रहा है और यहीं पे कंसोलिडेट हो रहा है। जब ऐसा कंसोलिडेशन कोई स्टॉक अच्छा स्टॉक अगर गिरने के बाद इस तरीके का कोई कंसोलिडेशन जोन में आ जाता है तो चांसेस हैं कि अगर उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो वहाँ से वापस बाउंस बैक करे। इस स्टॉक ने जाना तो अपने ऑल टाइम हाई तक ही है एक दिन, बट
फिलहाल के लिए अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देखो तो शॉर्ट टर्म के लिए मैंने इसमें यहाँ एंट्री ली है, और जो इसकी एग्जिट है वो फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए इस जोन में है 417 के आसपास, और लॉन्ग टर्म के लिए इसका ऑल टाइम हाई तो है ही। तो देखिए शॉर्ट टर्म में अगर मुझे अपना प्रॉफिट बुक करना है तो मैं यहीं पे कर लूँगा, और लॉन्ग रन में अगर मुझे अपने इसमें प्रॉफिट को रखना है तो मैं इसको ऑल टाइम हाई तक जो है होल्ड करके रखूँगा। स्टॉक के फंडामेंटल अच्छे हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सबके फंडामेंटल मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ। तो इसमें एंट्री मैंने इस जगह पे ली है, और यहाँ पे एक ज़ोन फॉर्म हो रहा था, काफ़ी टाइम से स्टॉक जो है कंटिन्यूस गिर रहा था, और अब स्टॉक अपने कंसोलिडेशन वाले जोन में, तो यहाँ से चांसेस बढ़ जाते हैं कि स्टॉक बढ़ेगा। तो नेक्स्ट स्टॉक है कैम्स। अब कैम्स में मैंने इस वक्त एंट्री क्यों ली है, कैम्स में ऑलरेडी 2 एंट्री में पहले भी ले चुका हूँ, तो इसलिए ये उन एंट्री के सिंबल है। देखिए कोई भी स्टॉक जिसमें आप एंट्री लेते हैं, आप ऐसे ही स्टॉक में एंट्री लें जिसमें कि जिसके गिरने के बाद आपका कॉन्फिडेंस जाए ना, बजाय आपको लगे कि वो और अच्छी वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, तो उसमें आप और एंट्री ले पाएँ। ऐसे कोई भी स्टॉक में आपको एंट्री नहीं लेनी चाहिए जिसके गिरने के बाद आपको टेंशन हो जाए कि ये स्टॉक गिर गया है तो अब क्या होगा। मैं जो भी स्टॉक में एंट्री लेता हूँ, अगर वो स्टॉक गिर जाता है तो मैं उसमें फिर से री एंटर करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं उसका फंडामेंटल स्टडी कर चुका हूँ, और फिलहाल टेक्निकल के बेसिस पे मैंने उसमें एंट्री ली है, और अगर वो गिरता है तो यानी कि उसके फंडामेंटल और बेटर हो गए हैं, और बेटर वैल्यूएशन पे वो स्टॉक अवेलेबल है। तो इसलिए उसमें ये तीसरी एंट्री मैंने कैम्स में जो है यहाँ पे तीसरी एंट्री ली है, जबकि इसने ऑलरेडी अपने इस सपोर्ट जोन को ब्रेक कर दिया था। बट इतने तक जो है इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से ब्रेक करते ही जितनी तेज़ी से देखिए इसने यहाँ ब्रेक किया था, उतनी तेज़ी से यहाँ से ऊपर गया। जब भी ऐसा कुछ मार्केट में होता है, इसका मतलब है कि वो स्टॉक जो है उस सपोर्ट को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है, और ओवरऑल स्टॉक भी अच्छा है। तो हम चाहें तो इसे ऑल टाइम हाई के लिए इसको भी हम होल्ड कर सकते हैं, बट आगे मार्केट के सिनेरियो कैसा रहता है उसके अकॉर्डिंग ही इस स्टॉक में मैं अपना देखूंगा कि मेरे को एग्जिट किस वक्त लेना है। बट एग्जिट तो मैं प्रॉफिट के साथ ही लूँगा, ऐसा नहीं है कि इसमें लॉस के साथ एग्जिट लूँ। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जाते हैं। ये है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है। इसका भी एक लॉन्गर ड्यूरेशन का जो है अराउंड 2020 के फेब का यहाँ पे एक सपोर्ट पॉइंट था। एक मिनट, यहाँ पे देखिए ये एक सपोर्ट पॉइंट था, और फिर उसके बाद इस रेंज में जो है ये स्टॉक फंस गया है, और इस सपोर्ट पॉइंट पे वापस दूसरी बार यहाँ तक टच हुआ था, और तीसरी बार अभी टच हो रहा है जब मैं इसको यहाँ बाय कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस स्टॉक में, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने इस स्टॉक में एंट्री ले रखी है, और होपफुली ये स्टॉक यहाँ तक टच होगा तो मैं इसमें वापस एग्जिट ले लूँगा। अगले स्टॉक की तरफ जाते हैं। ये है क्लीन साइंस। ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है, और इसमें भी अगर आप देखेंगे, ये देखिए लॉन्गर ड्यूरेशन में अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे तो इस जोन से ही पहले भी स्टॉक ने 2 बार अच्छी रैलियां दी है, और वापस स्टॉक इसी जोन में आ गया है, जबकि फंडामेंटल्स स्टॉक के काफ़ी बेटर हैं पहले के मुकाबले। तो मैंने इस एरिया में इस स्टॉक में इस पॉइंट पे एंट्री ले रखी है, इस होप में कि एटलीस्ट अगर मेरे को जल्दी से एग्जिट लेने हुआ तो ये 10% पे तो एग्जिट दे ही देगा, नहीं तो इसको भी मैं ऑल टाइम हाई के लिए होल्ड कर सकता हूँ। मैं सारे ही स्टॉक जो भी मैंने बाय किए हैं वो इस तरीके से बाय किए हैं कि अगर मैं उनको ऑल टाइम हाई के लिए भी छोड़ना चाहूँ तो मैं उन्हें छोड़ सकता हूँ। अब अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला स्टॉक मैंने लिया है विनती ऑर्गेनिक्स। विनती ऑर्गेनिक्स में आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी लॉन्ग रेंज का जो है सपोर्ट पॉइंट डेवलप हो रखा है, और इस सपोर्ट वाले जो जोन है, इस सपोर्ट जोन में दोबारा से स्टॉक आ गया है, और अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम अगर इसका आप लोअर वाला रेजिस्टेंस भी लेते हैं जहाँ से बाउंस करता है, तो वो भी यहाँ पे है ना, और वो भी अगर आप देखें तो बहुत ही कम टाइम में आपको वो भी अराउंड 10% के है ही। देखिए अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सारे स्टॉक्स मैंने आपके साथ ब्रीफली डिस्कस कर लिए हैं, तो अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके समझने के लिए ये है कि कोई भी स्टॉक में एंट्री वाले पॉइंट तो मैंने आपको बता दिए, बट एग्जिट वाले जो पॉइंट्स हैं वो फिक्स नहीं है। एग्जिट वाले पॉइंट्स का ये है कि अगर ये स्टॉक कुछ टाइम में अपना 10% 11% पे पहुंच जाता है, मान के चलिए कि इसके मेरे पे 2 टारगेट हैं। एक तो ये टारगेट है आपका 10% का, दूसरा टारगेट है इसका ऑल टाइम हाई का यहाँ पे, क्योंकि ये इसका हाई है। दूसरा टारगेट आपका इसमें 30% का। तो मैं इसे 10% पे ही बेच दूंगा या फिर 30% पे बेचूंगा, ये क्वेश्चन होता है। तो देखिए ये मैं ऑलरेडी नहीं डिसाइड करता हूँ। जनरली लोग क्या करते हैं, अपने एंट्री और एग्जिट पॉइंट दोनों को स्टार्टिंग में ही फिक्स कर लेते हैं। मैं अपने एंट्री पॉइंट तो मेरा फिक्स हो गया, लेकिन मैं एग्जिट पॉइंट फिक्स नहीं होता है, बल्कि मेरे एग्जिट पॉइंट 2-3 होते हैं कि, और वो किस पे डिपेंड करता है, वो उस टाइम पीरियड पे उस वक्त मार्केट का सिनेरियो कैसा है, उस वक्त इस स्टॉक के फंडामेंटल में कोई चेंजेस आते हैं या नहीं, तो उस पे बेस्ड होता है। यानी कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या ये स्टॉक मुझे लग रहा है कि अभी भी पोटेंशियल है कि ये तेज़ी से बढ़ेगा, या फिर मुझे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कोई बेटर अपॉर्चुनिटी लगेगी तो मैं 10% में ही अपना यहाँ से प्रॉफिट बुक करके किसी उस दूसरे बेटर अपॉर्चुनिटी वाले स्टॉक में एंट्री ले लूँगा।
तो इस हिसाब से मैं अपने एग्जिट पॉइंट्स जो हैं वो डेवलप करता हूँ कि मुझे एग्जिट कब लेनी है। मैंने सारे ही स्टॉक्स आपके साथ ब्रीफली शेयर कर दिए हैं, आपको दिखा दिए हैं कि कहाँ-कहाँ मैंने इनमें एंट्री ली है और इनके एग्जिट पॉइंट्स जो हैं, अगर मैं आपको एग्जिट पॉइंट एक-एक करके बताऊँ, तो इसके लिए मेरा पहला एग्जिट पॉइंट तो यहीं पे रहेगा, एचडीएफसी बैंक के लिए। सिम्फनी के लिए मेरा छोटा कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि इस वाले ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है जिसमें मैं एक थोड़ा थोड़ा लंबे टाइम के लिए बेट कर रहा हूँ, अराउंड 1 साल के लिए, और इसको मैं अराउंड 40% के आसपास ही जो है निकालूँगा। अगला विप्रो है। विप्रो के लिए भी एक शॉर्ट टर्म में मैं यहाँ इसे एग्जिट दे सकता हूँ, जो मैंने यहाँ पे एक रेंज डेवलप कर रखी है। नहीं तो अगर उस वक्त मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं लगी तो मैं इसको लॉन्ग रन के लिए भी छोड़ूंगा, अपने ऑल टाइम हाई के लिए, क्योंकि एक अच्छा फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है। वैसे ही यहाँ पे कैम्स है। कैम्स में ऑलरेडी मैं ये तीसरी एंट्री ले चुका हूँ, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में एंट्री ली थी तो वहाँ से स्टॉक गिर गया, और फिर दोबारा देखिए यहाँ मैं अगर इसको एग्जिट ले लेता तो मैं यहाँ एक प्रॉफिट मेरा बन जाता, लेकिन एग्जिट नहीं लिया क्योंकि मैं इसको एक लॉन्गर रन के लिए होल्ड कर रहा हूँ, इसके ऑल टाइम हाई के लिए। तो अभी भी जो है मैंने इसको अपने इसके ऑल टाइम हाई यानी कि 40%, और इस एंट्री से अगर मैं देखूँ, इस एंट्री से ये है अराउंड 55%। तो 55% के लिए मैंने छोड़ा है। तो 45% के लिए मैंने इसको यहाँ से इसमें एंट्री ले रखी है कि एटलीस्ट ये 45-50% का मुझे प्रॉफिट दे के उसके बाद ही मैं इसमें से एग्जिट लूँगा, इसलिए मैंने इसमें अभी तक एग्जिट नहीं लिया। तीसरे वाले का एग्जिट है इंडिया बुल्स का। इसका पहला एग्जिट जो है वो यहीं पे रहेगा, जो ये आपका रेंज बना हुआ है, ये आपका है अराउंड 34% के। ठीक है, तो पहला एग्जिट इसका 34% है। एक एक एग्जिट में इसका यहाँ पे भी ले सकता था, बट क्योंकि अभी ओवरऑल मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है तो मेरे पे एंट्री के लिए कोई और बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप तो लास्ट टाइम कंसोलिडेशन हुआ था और यहीं पे एक सपोर्ट बना था। जैसे मैंने आपको बताया था, जो सपोर्ट बनता है वही रेजिस्टेंस भी होता है, अगर स्टॉक अपने रेंज को चेंज कर ले। तो वैसा ही यहाँ पे मैं एग्जिट ले सकता था, बट मैं इसे पूरा अपना 34% के गेन के लिए यहाँ पे भी छोड़ने वाला हूँ। अगला है क्लीन साइंस। क्लीन साइंस में भी मैं शॉर्ट टर्म में अगर मुझे लगता है कि कोई और बेटर अपॉर्चुनिटी तो 10% के गेन पे मैं इसको एग्जिट कर दूंगा, नहीं तो ये भी आपका ऑल टाइम हाई के लिए ये स्टॉक भी रेडी है। और अगला आपके स्टॉक है ये विनती ऑर्गेनिक्स। तो इसके जो एग्जिट है इसके भी मैंने आपको बता दिए, दो आपके एग्जिट पॉइंट्स है, एक ये 11% का और एक 30% का। तो देखिए इस वीडियो से हम आज क्या सीखे। पहले तो आपको समझ में आया कि मैं इस वक्त किस तरीके के स्टॉक्स को बाय कर रहा हूँ। जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है तो कुछ फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स ऐसे हैं जो अभी भी अपने बॉटम पे हैं, जो अभी भी अपने सपोर्ट पे हैं और अपने सपोर्ट को फुली रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उससे नीचे नहीं जा रहे हैं। तो वैसे स्टॉक्स में मैंने फिलहाल एंट्री ली है। बट जनरली ऐसे केस में जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे हो तो आपको क्या करना चाहिए, अपने प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए बजाय नए स्टॉक्स में एंट्री लेने के। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और आपको इस वीडियो से सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। और मैंने अपने कुछ स्टॉक्स जिनमें मैंने रिसेंटली एंट्री किए वो आपके साथ शेयर कर दिए हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपके साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स भी शेयर करने की कोशिश करूँ जिनमें मैं एंट्री लेने वाला हूँ, और उनके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर करूँ और रीजंस उनके पीछे के। और आगे मैं कोशिश करूंगा आपके साथ कुछ फंडामेंटल्स भी बताता जाऊँ, साथ ही साथ जब मैं किसी इंडिविजुअल स्टॉक को डिस्कस करूंगा तो उसके फंडामेंटल में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि मैंने किस फंडामेंटल के बेसिस पे इसमें एंट्री ले रहा हूँ और किस टेक्निकल स्ट्रेटजी से किन 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 पॉइंट्स पे मैं इसमें एग्जिट अपना स्ट्रेटजी प्लेस कर रहा हूँ। तो तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, गुड बाय।